नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, जब इतना उनका वो सब कुछ चल रहा है, निष्पक्ष चुनाव जिस दिन हो गया, पारदर्शी चुनाव जिस दिन हो गया, बीजेपी लोकसभा में 40 सीटें लेके नहीं आ सकेगी, लिख के दे रहा हूं आपको। और किसी भी स्टेट में, गुजरात में भी, जहां से मोदी खुद है, गुजरात में भी सरकार नहीं बना सकते, लिख के दे सकता हूं आपको। आज मुझे राहत इंदौरी साहब का एक शेर बड़ा याद आ रहा है, और वो शेर है, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, लहू में भीगी हुई आस्तीन जीत गई, चुनाव हार गए सब, मशीन जीत गई। हरियाणा हार गए, महाराष्ट्र हार गए, उससे पहले 2024 लोकसभा हार गए, लेकिन मशीन जीत गई। और यह सिलसिला लगातार चल रहा है। हम 2019 से इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, यह लड़ाई लगातार लड़ रहे हैं, और आप सबके माध्यम से यह आवाज देश और दुनिया के कोने कोने तक पहुंच रही है। ठीक 1 साल पहले जब हमने 10 दिसंबर 2023 को बैलेट पेपर से चुनाव हो इस देश में, यह लड़ाई जब हमने शुरू करी, तो लड़ाई बहुत जबरदस्त तरीके से हुई, और 2024 के चुनाव तक आते आते वो लड़ाई एक तरह से पीक पर पहुंच गई। लेकिन सुप्रीम कोर्ट का जो जजमेंट आया अप्रैल 2024 में, चुनावों के बीच में, उससे निश्चित रूप से हल्का सा धक्का लगा। फिर चुनाव का परिणाम आया आपके सामने, और उसके बाद से लगातार जो सारी चीजें आई कि 2024 के लोकसभा चुनाव में इस देश के इलेक्शन कमीशन के माध्यम से जो वोटों की गड़बड़ी हुई, तो खुल के आया कि 4,65,46,000 से भी ज्यादा वोटों की बेईमानी हुई, बढ़ोतरी हुई। और इतना भी खुल के आया, ये सारे सबूतों के साथ सारी चीजें आई, कि 542 लोकसभा सीटों पर जहां पर चुनाव हुआ, क्योंकि एक सीट सूरत वाली वो बिना चुनाव के ही घोषित की गई, तो उन 542 लोकसभा सीटों में से केवल 4 सीटें ऐसी थीं जिन पर जितनी वोटें पड़ी उतनी ही वोटें निकली, और 362 लोकसभा सीटें ऐसी थीं जिन पर जितनी वोटें पड़ी उनसे कम वोटें निकली, और 176 सीटें वो थीं जिन पर जितनी वोटें पड़ी उससे ज्यादा वोटें निकली। और इस सबकी वजह से 79 सीटें, यानी 79 सीटें बीजेपी जीत कर आई। ये माइनस कर दें तो बीजेपी का कहीं अता पता नहीं था, सत्ता में नहीं आ सकती थी। ये सारी चीजें सबूतों के साथ सामने आई 3 बड़ी एजेंसियों, जिनमें एडीआर, वोट फॉर डेमोक्रेसी और द वायर, इन्होंने ये सारी रिसर्च करने के बाद सारे सबूतों सहित ये सारी बातें सामने रखी। पर विपक्ष नहीं लड़ा, विपक्ष ने एक शब्द भी इस पर नहीं बोला, जबकि विपक्ष को वर्तमान सरकार को एक सेकंड भी चैन से बैठने नहीं देना था, इतना शोर मचाना था, इस तरह से लड़ाई सड़कों पर लड़नी थी, नहीं लड़े। उसके बाद हरियाणा चुनाव में इलेक्शन कमीशन ने लगभग 14 लाख वोटें बढ़ाई, जिसकी वजह से बीजेपी को 20 सीटों का फायदा हुआ। विपक्ष तब भी चुप रहा, तब भी नहीं बोला। और उसके बाद में अब
महाराष्ट्र चुनाव, और महाराष्ट्र चुनाव में जिस तरह से बेईमानी और धांधली हुई है, 75,97,067 वोटें बढ़ाई गई, लगभग 76 लाख वोटें बढ़ाई गई। और इसकी वजह से कितनी सीटें बीजेपी जीत कर आई है। बड़ी मजेदार बात, बावजूद उसके भी विपक्ष अभी कुछ नहीं बोल रहा। इलेक्शन कमीशन विपक्ष के निशाने पर नहीं है। इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो जाए, इसके लिए विपक्ष इकट्ठा होकर लड़ने को तैयार नहीं है, सड़क पे आने को तैयार नहीं है। इस देश में अदालतें हैं, अदालतों के आदेश चल रहे हैं, संसद में लोग बोल रहे हैं, बावजूद उसके कुछ कहीं कोई असर दिखता नहीं दे रहा। लगातार इलेक्शन कमीशन द्वारा बेईमानी, धांधली, वोटों की लूट लगातार चल रही है। यह सिलसिला आने वाले समय में मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं कि अब बिहार में चुनाव होगा 2025 के आखिर में, 2025 के शुरू में दिल्ली में चुनाव है फरवरी में, और उसके बाद अन्य राज्यों में चुनाव होगा, और 2027 में सबसे महत्वपूर्ण राज्य आएगा उत्तर प्रदेश, उसमें चुनाव होगा, साथ में पंजाब में चुनाव होगा। अगर विपक्ष इसी तरह से चुप रहा और बोला नहीं, सड़क पर आकर लड़ा नहीं इस सरकार और इलेक्शन कमीशन के खिलाफ, और बैलेट पेपर से चुनाव की मांग को लेकर उसने जन आंदोलन नहीं बनाया, तो 2027 में वो हाल होगा उत्तर प्रदेश में जो आज आपने महाराष्ट्र में देखा है। ये कुछ नहीं, इससे भी बुरा हाल होगा। विपक्ष का पूरी तरह से सफाया होगा, अगर कोई गलतफहमी में है तो। इन सारी चीजों को देखते हुए हमने डिसाइड किया है, हमारी पूरी टीम ने डिसाइड किया है, हम लोगों ने, कि 20 दिसंबर 2024 यानी आज से 6 दिन बाद दिल्ली में बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर भवन, जो पचकुया रोड के पास रानी झांसी रोड पर है, वहां से इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, इस बात को लेकर, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो, इस बात को लेकर, इस लड़ाई को निर्णायक लड़ाई के रूप में लेकर हम लोग दिल्ली से पहले फेज में संघर्ष की शुरुआत कर रहे हैं, पैदल यात्रा की शुरुआत कर रहे हैं। यह पहला फेज जो होगा यह 20 तारीख से शुरू होगा और यह 4 तारीख तक चलेगा। 20 तारीख से शुरू होकर 3 तारीख तक चलेगा, यानी पूरे 15 दिन का यह पहला फेज हमारा होगा, जिसमें हम पूरी दिल्ली को कवर करेंगे। पैदल यात्रा से हम इसको कवर करेंगे, और ये जो यात्रा होगी, इस यात्रा का नाम जो होगा वो नाम होगा न्याय, अधिकार और कर्तव्य यात्रा। इस नाम से यह यात्रा शुरू होगी, और 20 दिसंबर 2024 अंबेडकर भवन रानी झांसी रोड से सुबह 10 बजे हम सब लोग इकट्ठा होंगे, और 11 बजे वहां से शुरू होगी। वहां से चल के हम लोग पचकुया रोड पर जो वाल्मीकि मंदिर है, पहले वहां जाएंगे, देन उसके बाद पहाड़गंज होते हुए, वहां से पहाड़ी धीरज से निकलते हुए बाड़ा हिंदुराव होते हुए आगे जाएंगे। ये पूरा रूट आपको, जो अगली हमारी प्रेस कॉन्फ्रेंस होगी उसमें डिटेल में आपको हम ये पूरा रूट देंगे कि किस दिन कहां से कहां तक होगी, किस दिन कहां से कहां तक होगी। और ये यात्रा हर दिन हम 20 से 25 किलोमीटर कवर करेंगे, लगभग 4 से 5 विधानसभाएं कवर करेंगे। इस तरह से हमारी ये यात्रा चलेगी साथियों। और इस यात्रा में जहां ये यात्रा पहले दिन खत्म होगी, अगले दिन की यात्रा वहीं से शुरू होगी। इस तरह का हमारा पूरा रूट रहेगा साथियों, पूरी दिल्ली का। और इस यात्रा में मैं आप सबके माध्यम से जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, बीजेपी और उसके एलाइज को छोड़कर जितनी भी पॉलिटिकल पार्टियां हैं, इंडिया गठबंधन की सारी पार्टियां, कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, कम्युनिस्ट पार्टीज, ममता बनर्जी जी, जितनी भी पार्टियां हैं, डीएमके, सबको हम लोग इनवाइट कर रहे हैं। आप आइए,
ये लड़ाई सबकी लड़ाई है साथियों। आपका पूरा सम्मान, अपना झंडा, अपना बैनर पूरा लेकर आइए। और इसके अलावा छोटी बड़ी जितनी पार्टियां हैं सब इनवाइटेड हैं। और इसके अलावा जितने भी सामाजिक संगठन हैं, जितने भी लोग हैं जो इस देश को बचाना चाहते हैं, इस देश की नस्लों को, फसलों को, किसान मजदूरों को, युवाओं को, बेरोजगारों को, इन सब को बचाना चाहते हैं, उन सब का अपने झंडे और अपने बैनर, अपने पार्टी, अपने संगठन के माध्यम से आपका स्वागत है। सब लोग इस मामले में आइए। मेरा विशेष रूप से, हालांकि सभी से मेरा निवेदन है कि सब जो भी हैं, जो इस देश के संविधान को बचाना चाहते हैं, जो इस देश के लोकतंत्र को बचाना चाहते हैं, जो भारत को बचाना चाहते हैं, इसकी भारत की जो सब लोग, सब तरह के जो फूल हैं वो मिलके जो संस्कृति है, अनेकता में एकता वाली जो संस्कृति है, सभी धर्म संप्रदाय समाज के लोग इसमें मिलजुल कर रहे हैं, भाईचारे से रहे हैं, उस सबको बचाने वाले जो लोग हैं, जो ये चाहते हैं, उन सबका स्वागत है। सबको मेरी तरफ से निमंत्रण है, सबको आमंत्रण है, आप आए और पूरी मजबूती के साथ इसमें हिस्सा लें। पर मेरा विशेषकर जो बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोग हैं, जो इस देश के संविधान को मानने वाले लोग हैं, मेरा उनसे विशेष आग्रह है, निवेदन ही नहीं विशेष आग्रह भी है। यह देश जान चुका है, दुनिया जान चुकी है कि संविधान पर अगर आंच आएगी तो संविधान को बचाने वाले केवल आप हो। आप संविधान को बचाने के लिए किसी भी हद तक को जा सकते हो। और आज संविधान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश के नागरिकों के अधिकार खतरे में हैं, हमारी आने वाली नस्लें खतरे में हैं। संविधान खतरे में है तो इस देश का किसान खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश का मजदूर खतरे में है। संविधान खतरे में है तो इस देश के नौजवान खतरे में हैं, इस देश की सेना खतरे में है, ये देश खतरे में है। इसलिए बाबा साहब डॉक्टर अंबेडकर को मानने वाले लोगों से मेरा विशेष आग्रह है, सारे पूर्वाग्रह, सारी चीजें एक साइड में रख के आइए हमारे साथ। मैं नहीं जानता मेरा क्या होगा या मेरी टीम के साथियों का क्या होगा, हम जिंदा रहेंगे या नहीं, इसकी कोई ना मुझे पता है, ना मुझे परवाह है, ना मेरे साथियों को कोई परवाह है। लेकिन अब ये लड़ाई पूरे देश में ये लड़ाई चलेगी। इसकी शुरुआत हम दिल्ली से कर रहे हैं। 15 दिन का पहला फेज दिल्ली कवर करेंगे, देन उसके बाद में महाराष्ट्र कवर करेंगे, हरियाणा कवर करेंगे और पूरे देश में अब यह आंदोलन चलेगा। मेरे जो गोवा के साथी हैं, लगातार उनका फोन आ रहा है कि आप बताएं कैसे करना है, कब से करना है। मैं उन साथियों को भी बताऊंगा कि हमें कब से क्या करना है। तो मेरा सबसे आग्रह है कि यह लड़ाई इस देश को बचाने की है, अपने अस्तित्व को बचाने की। अन्यथा आप देख रहे हैं कि कहीं भी संविधान होते हुए, कानून होते हुए भी किसी भी जगह मस्जिद को खुदवाया जा रहा है, कहीं कोई झगड़ा कराया जा रहा है। किसान बॉर्डर पर बैठे हैं, आज तक उन्हें आने नहीं दिया जा रहा है। क्या कसूर है उनका? कोई कसूर नहीं। शिक्षा का बेड़ा गर्क, रोजगार का बेड़ा गर्क, ये हालात बनाकर रख दिए हैं। भयानक महंगाई है, भयानक बेरोजगारी है, लेकिन सरकार अपने मजे में मस्त है। तो मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं, ध्यान रखिए जितने भी साथी हैं और जिन तक भी ये वीडियो पहुंचे, इस वीडियो को जिस भी चैनल के माध्यम से वीडियो पहुंच रहा, मेरी आवाज पहुंच रही है, अधिक से अधिक लोगों तक शेयर कीजिए। और जिस दिन भी आपको सूट करे, ये मैं नहीं कह रहा कि आपको 20 तारीख को आना, हो सकता है किसी को 21 तारीख का दिन सूट करे, किसी को 22 तारीख सूट करे, किसी को 23, किसी को 24, जिसको जो दिन सूट करे वो वहां इस लड़ाई को, इस आंदोलन को ज्वाइन करे। अब ये लड़ाई रुकने वाली नहीं है। भानु प्रताप जी, क्या आपकी अपनी यात्रा रहेगी या राष्ट्रीय जनहित संघर्ष पार्टी के बैनर तले होगी? देखिए, पार्टी के बैनर तले भी होगी और हमारी भी होगी यह यात्रा, ये दोनों तरह से यात्रा होगी।
भारत जोड़ो यात्रा की तरह उससे प्रभावित है आप, या फिर किस? आप कह सकते हैं कि भारत जोड़ो यात्रा से प्रभावित है, हालांकि हम तो उससे पहले भी करना चाहते थे। हमारे साथियों ने, कर्नाटक के, हमारे हैदराबाद के साथियों ने लगातार हमसे कहा, लेकिन यहां पर क्योंकि आंदोलन चल रहा था इसलिए हमने वहां से यात्रा शुरू नहीं करी। आप किसी से भी इसकी तुलना कर सकते हैं, किसी से भी आप इसकी समानता कर सकते हैं, ये एक आपका अपना विचार है। 30 मई 2019 से हमने ये लड़ाई शुरू करी और हमने 4 बार राष्ट्रपति को ज्ञापन भी दिया, वहां पर पूरा डेमोन्स्ट्रेशन करके भी दिखाया, जैसे हमने इसी साल 6 जनवरी को जंतर मंतर पर करके दिखाया, जिसके बाद में इलेक्शन कमीशन हर जगह मशीन लेके गांव गांव में घूम रहा था। 40-45 हजार जो मोदी की वो थी गाड़ियां, उनमें रख के जगह जगह घूम रहा था। यह है ना, वो हमारी लड़ाई की वजह से आया। और इतने समय से लड़ते लड़ते आज स्थिति यह है कि गांव गांव में हर वोटर ये चाहता है कि इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव हो, मशीनों का पूरी तरह से खात्मा हो, बीजेपी के लोगों को छोड़ दें तो। लेकिन आजकल वोटिंग लिस्ट से नाम काटे जाने का मुद्दा उठा है। अरविंद केजरीवाल, अखिलेश यादव सहित तमाम नेताओं ने यह मुद्दा उठाया, इसे कैसे देखते हैं? नहीं, इसे उसी श्रृंखला में देखते हैं। बीजेपी जो बेईमानी करती है, उसके बेईमानी के कई डायमेंशन हैं, कई रूप हैं, कई स्वरूप हैं। उनमें यह भी है एक वोटें काटना। आपने केवल वोटें काटने की बात बताई, वोटें काटना, वोटें कटवाना एक ये मुद्दा है। दूसरा, जो अपनी फर्जी वोटें हैं वो बनवाना, ये दूसरा है इनका तरीका जो है। और इसके अलावा वोटें नहीं डालने देना, जैसे आपने अभी देखा उत्तर प्रदेश में बाई इलेक्शन में देखा कि पुलिस वाले रिवॉल्वर लेकर खड़े हैं, वोटें नहीं डालने दी गई। इससे पहले भी रामपुर में कई बार वोटें नहीं डालने दी गई, सबके मालूम है, सारी वीडियो पड़ी है, सब कुछ जानते हैं। सो ये करवाना, और इसके अलावा जहां कुछ ना चले, जहां पता लगे कि अंधाधुंध वोटें पड़ रही हैं विपक्ष के पक्ष में, वहां जिले के कलेक्टर और एसएसपी के माध्यम से, यानी प्रशासन के माध्यम से, विपक्ष के जीते हुए कैंडिडेट को हरवाना और बीजेपी के हारे हुए कैंडिडेट को जीता हुआ डिक्लेयर करके उसे सर्टिफिकेट देना। ये उनकी बेईमानी के कई तरीके हैं बीजेपी के। और ये सब कुछ क्यों चल रहा है? ये सब कुछ इसलिए चल रहा है कि इस देश का इलेक्शन कमीशन, चुनाव आयोग मोदी की गुलामी में इस कदर डूब गया है कि उसे यह एहसास भी नहीं है कि वो देश के साथ गद्दारी कर रहा है, देश के साथ देशद्रोह कर रहा है। ये उसकी वजह से हो रहा है, जिसकी ड्यूटी इस देश के, भारत के संविधान के अनुच्छेद 324 के तहत बहुत ही पवित्र उसकी ड्यूटी है। और इसीलिए कि उस पर किसी तरह का दबाव ना हो, देश का पूरा शासन प्रशासन उसके हाथ में सौंप दिया जाता है, संवैधानिक व्यवस्था। और उसका काम है कि 18 वर्ष का कोई भी व्यक्ति भारत में जिसकी उम्र 18 वर्ष हो गई है, उसका नाम वोटर लिस्ट में होना चाहिए, उसका नाम वोटर लिस्ट में आए बिना रह न जाए। नंबर 2, वो फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट इलेक्शन, यानी पूरी तरह से स्वतंत्र, निष्पक्ष और पारदर्शी चुनाव कराए। अनुच्छेद 324 से लेकर अनुच्छेद 328 तक भारत के संविधान में यह सारी व्यवस्था की गई है। और इतना ही नहीं, उसको पूरी तरह से निष्पक्ष रहने के लिए यहां तक भी किया गया है कि 65 साल की उम्र तक या जब तक वो है उसे कोई हटाए नहीं, और साथ में उसको जो है बाद में, सर्विस के बाद में कोई भी पद नहीं दिया जाएगा। इतना सब कुछ किया गया। लेकिन अगर कोई व्यक्ति किसी की गुलामी में डूब ही जाए और इस कदर डूब जाए कि देश उसके लिए कुछ नहीं है, देश और देश की जनता के साथ वो गद्दारी करने लगे, देशद्रोह करने लगे, तो स्थिति भयानक हो जाती है। इसीलिए संघर्ष करना पड़ रहा, इसीलिए लड़ना पड़ रहा। सर, वन नेशन वन इलेक्शन बिल लाने की बात कही जा रही है, क्या ये कदम प्रभावी है या फिर कुछ और? ये कदम संविधान के विरुद्ध है, बिल्कुल संविधान के विरुद्ध है। क्यों है संविधान के विरुद्ध? अभी चुनाव हुए हैं महाराष्ट्र में, तो 5 साल सरकार चलनी चाहिए। हरियाणा में चुनाव हुए हैं, 5 साल सरकार चलनी चाहिए। तो इनके चुनाव कब होंगे? जब इनका टर्न आएगा। और लोकसभा का चुनाव कब हुआ है? मई 2024 में। मई 2024 में जो चुनाव हुआ है, क्या आप उसको भी खत्म करके आप जब ये बिल पास करा दोगे, माना संविधान संशोधन कर दोगे,
तो उसके बाद में जो है आप उसके भी चुनाव कराओगे, और जिनके 5 साल होने बाद होने उनके भी अभी कराओगे? नहीं, ये 5 साल का टेन्योर है, विधानसभा का भी लोकसभा का भी, उसके बाद ही होंगे। और अगर कोई बीच में इमरजेंसी आती है, उस दौरान अगर कुछ बात होती है, तो उसके बाई इलेक्शन होते हैं। तो ये संविधान के विरुद्ध है जो भी हो रहा, इसका सड़क पर विरोध होना चाहिए। बैलेट पेपर से चुनाव हो। मैं बार बार कह रहा हूं, इस देश के सुप्रीम कोर्ट के जज, हाई कोर्ट के जज, सारी जो डिस्ट्रिक्ट कोर्ट है उनके जज, सारे आईएएस ऑफिसर्स, कलेक्टर, एसडीएम, एडीएम, तहसीलदार, इस देश के तमाम अभी आईपीएस अधिकारी, आईजी, डीआईजी, डीजीपी, एसएसपी, एसपी, एएसपी, डीएसपी, ये सारे डॉक्टर, सारे वकील, सारे पीएचडी किए हुए सब लोग, इंजीनियर तमाम, सिवा सॉफ्टवेयर इंजन के, ये भी नहीं जानते कि जिस मशीन से चुनाव करा रहे हैं वो मशीन कैसे काम करती है। फिर भी मतलब 99% जो वोटर है वो नहीं जानता कि ये मशीन कैसे काम करती, फिर भी उससे चुनाव कराए जा रहे हैं लगातार। सो ये सब कुछ, जबकि उसको बंद कर देना चाहिए, बैलेट पेपर से चुनाव कराना चाहिए। लगातार मांग उठ रही है दुनिया के तो बड़े बड़े देश जो बैलेट पेपर से चुनाव करा रहे हैं। इन सारी चीज से पता लगता है कि सब मिले जुले हैं, सबका एक गठजोड़ बना हुआ है। जन आंदोलन के बिना अब ये देश बचेगा नहीं। जन आंदोलन सड़क पे करने के लिए सबको उतरना पड़ेगा। मैं आपके माध्यम से कांग्रेस के नेता जो राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं माननीय मल्लिकार्जुन खड़गे साहब, जो उनके नेता हैं माननीय सोनिया जी, राहुल गांधी जी, प्रियंका जी, उनके तमाम और जो नेता हैं उन सबको इनवाइट करता हूं, आइए हमारे साथ 20 दिसंबर को 10 बजे अंबेडकर भवन, रानी झांसी रोड, दिल्ली में आइए। बैलेट पेपर के लिए लड़ाई शुरू कर रहे हैं। समाजवादी पार्टी के नेता अखिलेश यादव जी, आपसे भी निवेदन है, आप भी आइए। चंद्रबाबू नायडू और नीतीश कुमार, इनका तो नाम ही क्या लेना है, क्योंकि ये भी उनके साथ में बैठ के देश की जनता के साथ में गद्दारी ही कर रहे हैं। पर डीएमके के स्टालिन साहब, टीएमसी की ममता बनर्जी और जितने भी हैं उन सबसे निवेदन कर रहा हूं, सबको मैं इनवाइट कर रहा हूं, आइए हमारे साथ, क्योंकि देश को बचाना है। ये लड़ाई सबकी है, मेरी नहीं, मेरी भी है, आपकी भी, मीडिया साथियों की भी, जनता की भी है, तमाम नेताओं की है, विपक्ष की है, सबकी लड़ाई है। मिलकर ही लड़ेंगे तो ही बच पाएगा देश, नहीं तो नहीं बचेगा। सड़क पर उतरकर भी तो सर जान जा रही है ना। क्या तो इस जान को कहां ले जाओगे? हाँ। मैंने तो एक शेर सुना है कि मैंने कब्रिस्तान में उनकी भी कब्रें देखी हैं जो घरों में दुबके हुए बैठे थे। क्या वो बच जाएंगे? मरेंगे सब, सबको मरना है। नहीं लगता जो आतताई हैं वो भी नहीं बचेंगे, और जिन पर अत्याचार हो रहा है वो भी नहीं बचेंगे। जो घरों में बैठे हैं वो भी मरेंगे, जो संघर्ष कर रहे हैं वो भी मरेंगे। मौत तो निश्चित है यार, मौत से डर के। और मैं समझता हूं ये सवाल भी अगर कोई करता है तो ये भी बड़े दुख की बात है। इसी देश में आजादी की लड़ाई लड़ी, और उस आजादी की लड़ाई में लाखों लोगों ने अपनी जान खुशी खुशी कुर्बान की, ताकि हम लोग जिंदा रह सकें, ताकि हम लोग एक अच्छा भविष्य देख सकें, ताकि आने वाली पीढ़ी बच सकें। और हम मौत से डर रहे हैं। वो डेमोक्रेसी के लिए थी ना, अभी तो हम डेमोक्रेटिक। और अब डेमोक्रेसी के लिए नहीं है लड़ाई, ये डेमोक्रेसी को बचाने के, डेमोक्रेसी को, मदर ऑफ डेमोक्रेसी कहने वाले व्यक्ति इस देश की डेमोक्रेसी को तबाह कर रहे हैं लगातार, और वो आपकी आंखों के सामने हो रही है, आप देख भी रहे हो, देख भी रहे हो। तो ये सब कुछ होता हुआ देखते हुए भी अगर आप सिर्फ बैठे रहते हैं तो फिर मैं क्या कर सकता हूं? मैं तो यही कह सकता हूं कि आप घर में बैठ के भी अपनी मौत का ही इंतजार कर रहे हैं, अपनी बर्बादी का इंतजार कर रहे हैं, और कुछ नहीं। हां, सड़क पे आकर अगर संघर्ष करेंगे, लड़ेंगे, मिलकर लड़ेंगे अपने सारे पूर्वाग्रहों को छोड़कर, तो देश भी बच जाएगा, जनता भी बच जाएगी, सब कुछ ठीक हो जाएगा। एक आखिरी सवाल, आजम खान की एक चिट्ठी आई है जिसको लेकर ये कहा जा रहा है कि जो इंडिया गठबंधन है विपक्ष, वो मुसलमान का जो प्रतिनिधित्व है वो खत्म कर रहा है, लीडरशिप मुस्लिम की खत्म कर रहा है, क्या कहना चाहते हैं? देखिए, मैंने ये चिट्ठी पढ़ी नहीं है कि क्या लिखा है, ये उनके अपने विचार हो सकते हैं, पर मैं ये मानता हूं कि इस देश में मुस्लिम समाज इस देश की हकीकत है, उसका अभिन्न अंग है, उसकी हिस्सेदारी को कोई खत्म नहीं कर सकता। हां, उसको खत्म करने के लिए, उसकी हिस्सेदारी को खत्म करने के लिए, उसके वजूद को खत्म करने के लिए वर्तमान मोदी सरकार और आरएसएस एड़ी चोटी का जोर उन्होंने लगा रखा है। लेकिन
मैं पूरे विश्वास के साथ कह सकता हूं वो खत्म नहीं कर पाएंगे, पर इसमें मुस्लिम समाज को संघर्ष करना पड़ेगा। मैं देखता हूं मुस्लिम समाज के लोग बहुत बड़ी तादाद में मुझे देखते हैं, सुनते हैं। मेरी वीडियो अभी जो आप बना के देख रहे हो, आप देखना, इसी वीडियो को लोगों को इकट्ठा करेंगे और बाकायदा टीवी पे चलाएंगे, खुद तो सुनेंगे, दुनिया को सुनाएंगे, पर संघर्ष में आने से अभी कतरा रहे हैं। उन्हें सड़क पर आना पड़ेगा। जैसे उन्होंने सीए एनआरसी की लड़ाई लड़ी, उसी तरह से अब ये लड़ाई इस देश में बैलेट पेपर से चुनाव कराने की और मशीन को खत्म करने की उन्हें लड़नी पड़ेगी। नहीं तो न वो बचे, न देश बचे, न बाकी जनता बचे। एक आखिरी सवाल सर है, विपक्ष ने लगातार इस प्रकार की यात्राएं पहले की, आपने विपक्ष को भी आमंत्रित किया है अपनी यात्रा में। क्या लगता है आपकी यात्रा कारगर साबित होगी? क्योंकि यात्राएं तो पहले भी हुई हैं, लेकिन जनता का जो जनाधार है वो तो लगातार भारतीय जनता पार्टी की तरफ जा रहा है। नहीं, भारतीय जनता पार्टी की तरफ जनाधार नहीं है। भारतीय जनता पार्टी के पास जनाधार बिल्कुल भी नहीं है। मैं दावे के साथ कह रहा हूं, इस देश में निष्पक्ष चुनाव करा लीजिए। आज की तारीख में मैं कह रहा हूं, जब इतना उनका वो सब कुछ चल रहा है, निष्पक्ष चुनाव जिस दिन हो गया, पारदर्शी चुनाव जिस दिन हो गया, बीजेपी लोकसभा में 40 सीटें लेके नहीं आ सकेगी, लिख के दे रहा हूं आपको। और किसी भी स्टेट में, गुजरात में भी, जहां से मोदी खुद है, गुजरात में भी सरकार नहीं बना सकते, लिख के दे सकता हूं आपको। यह स्थिति है आज की तारीख में। जिसकी आप बात कर रहे हैं कि आप यात्रा लेके चल रहे हैं तो इसका क्या परिणाम निकलेगा, कितने आपको सफलता मिलेगी। देखिए, मकसद अगर आपका सही है, विजन आपका क्लियर है, लक्ष्य आपको साफ दिखाई दे रहा है और आप कठिनाइयों से जूझने के लिए तैयार हैं, संघर्ष के लिए तैयार हैं, मौत से भी टकराने के लिए तैयार हैं, तो सफलता मिलनी ही मिलनी है, निश्चित रूप से मिलेगी। और मिले ना मिले ये अलग की बात है, पर मैं इस विश्वास के साथ कि मेरी ये जिम्मेदारी है, क्योंकि मेरे लिए भी, मेरी जो मेरे संतान हैं उनके लिए भी, इस देश के लोगों के लिए भी कोई लड़ा, किसी ने संघर्ष किया, तभी हम लोग, देश के तमाम लोग ये जीवन जी पा रहे हैं। तो हमारी जिम्मेदारी कि आने वाली पीढ़ी के लिए हम भी लड़ें, और मेरी नहीं, ये जिम्मेदारी सबकी है। इसलिए सबसे निवेदन कर रहा हूं आखिरी बार कि 20 दिसंबर 2024 सुबह 10 बजे दिल्ली में रानी झांसी रोड पर वीडियोकॉन बिल्डिंग के सामने हम सब लोग इकट्ठे होंगे और वहां से ये बैलेट पेपर से चुनाव इस देश में शुरू हो और मशीन का खात्मा हो। ये लड़ाई, निर्णायक लड़ाई की शुरुआत हम लोग कर रहे हैं। सब आमंत्रित हैं, सब लोग आइए।